हेलो दोस्तों। एनएसए रैंकर परिवार में आपका स्वागत है। जैसे कि हम डेली एक जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी हम एक प्रैक्टिस शीट लेकर के आते हैं आपके सामने। डेली की तरह इसी टाइम ये क्लास होती है आपकी। तो आज भी हम लेकर के आए हैं 17 फरवरी का शिफ्ट है फर्स्ट। इसमें पीवाईक्यू जितने भी हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। यूपी पुलिस में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको। क्लियर है? तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है इस टाइप से। पढ़ो क्वेश्चन। ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किस देश के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया के तट पर, दक्षिण अफ्रीका, फिलीपींस, इंडोनेशिया। बताइए इसमें क्या आंसर होना चाहिए। ये कह रहा है कि किस देश के तट पर है ग्रेट बैरियर रीफ। ऑस्ट्रेलिया में होगा, दक्षिण अफ्रीका में होगा, फिलीपींस में होगा, इंडोनेशिया में होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर है ग्रेट बैरियर रीफ। ध्यान रखना ये प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर में है। दूसरी बात, ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। ठीक है। ये ग्रेट बैरियर रीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रशांत महासागर में है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति किसकी बनी होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। मूंगे पाए जाते हैं इसके अंदर। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे? 1946 में संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। ये कह रहा है 1946 में भारत की जो संविधान सभा लगी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर बताना है। इसका राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहां से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे। संविधान सभा कब बनी थी, इसका गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946। कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन किया गया। संविधान सभा में जो सदस्य थे, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कुल संख्या 389 थी। इन 389 में जो महिला सदस्य थे, महिला सदस्य वो 15 थी। संविधान सभा के जो अध्यक्ष बने, अगर आपसे प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर करना है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। किंतु सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। ये अस्थायी अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष थे ये। अध्यक्षता जो की थी इन्होंने
वो 9 दिसंबर 1946 को की थी। या मैं आपसे ये कहूं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बैठक इसकी कब हुई थी? इसकी दूसरी बैठक हुई बेटा 11 दिसंबर 1946 को। इसी बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को संविधान का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के पहले गृह मंत्री थे। इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्हें भारतीय विदेश नीति का पिता कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी ध्यान रखना आप इसके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संस्कृत में की गई थी? भवभूति के द्वारा, हरिसेन के द्वारा, बोधायन के द्वारा, बाणभट्ट के द्वारा। बताइए आप प्रयाग प्रशस्ति। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो मुझे कमेंट में थम्स अप करके बताइएगा और एक बार अपने फ्रेंड्स के बीच में इसे शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर होगा बेटा हरिसेन, ऑप्शन बी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। जो प्रशस्ति होती थी वो राजाओं के सम्मान में लिखे गए लेख थे। राजाओं के सम्मान में लिखे गए लेख थे। जो हरसेन थे वो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। तो समुद्रगुप्त की जो विजय है उन्हीं विजयों का उल्लेख किया गया है इसमें प्रयाग प्रशस्ति में। जो समुद्रगुप्त हैं इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। बीड़ा वादक कहा जाता है, बीड़ा बजाने का शौकीन था ये। कबीरराज भी कहा जाता है। ठीक है। बाणभट्ट जो थे बेटा ये हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। और जो बाणभट्ट थे इनकी एक प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है हर्षचरित। इसमें हर्षवर्धन की विजयों का उल्लेख बता किया गया है। हर्षवर्धन की विजयों का उल्लेख है। ठीक है। तो ये हर्षवर्धन की विजयों का उल्लेख किया गया है इसके अंदर। थोड़ा सा चीजों को देख करके समझा करो कि है क्या। जो हर्षवर्धन थे इन्हीं के द्वारा माना जाता है कि भारत में कुंभ के मेले की शुरुआत हुई थी।
कुंभ के मेला की शुरुआत इन्हीं से हुई थी, इन्होंने की थी। और जो हर्षवर्धन थे, इन्होंने बेटा 3 नाटक भी लिखे थे। नाटक पूछे जाते हैं पेपर में, ध्यान रखो। एक का नाम था रत्नावली, एक का नाम था नागानंद, और एक का नाम था प्रिय दर्शिका। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, हर्षवर्धन। ठीक है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के पूर्वी तट पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है? पूर्वी तट पे बतानी है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, और वो भी लेगून झील है। ध्यान रखना, लेगून झील वो झील होती है जो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बनती है, ज्वालामुखी विस्फोट से बनती है। लोनार क्रेटर झील, कोलेरू झील, चिल्का झील, पचभद्रा झील। बताइए आप, क्या आंसर होना चाहिए इसका? कमेंट करके बताइए आप। इसका राइट आंसर है बेटा चिल्का झील। चिल्का झील आपकी उड़ीसा में स्थित है। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। खारे पानी की झील है, ठीक है। पचभद्रा जो साल्ट लेक है बेटा, वो बाड़मेर में, बाड़मेर राजस्थान में पड़ता है आपका। कोलेरू जो झील है बेटा, वो आंध्र प्रदेश में है। और लोनार झील आपकी महाराष्ट्र में है, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी लेगून झील है आपकी चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछा गया है बेटा, ये देखो क्वेश्चन 17 फरवरी 2024, सारे क्वेश्चन पीवाई क्यू। अगर क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्हाइट लाइट है, श्वेत प्रकाश है, कितने रंगों से मिलकर बना होता है? यानी जो व्हाइट लाइट होती है इसमें कितने रंग शामिल होते हैं? 7, 5, 8, 6। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका? इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप सब जानते हो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। जब ये सातों रंग मिल जाते हैं बेटा प्रिज्म वाले, तो कलर बन जाता है व्हाइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा श्रीलंका और भारत से अलग होता है? ये कह रहा है कि संकीर्ण चैनल के द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। वो कौन सा चैनल है? मकासर जल संधि, 8 डिग्री चैनल, मैसीना जल डमरू मध्य, पाक जल डमरू मध्य, या मन्नार की खाड़ी। बताइए आप इसका आंसर, क्या आंसर होना चाहिए आपके हिसाब से? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। बेटा इससे अलग होता है श्रीलंका भारत से। ये जो जल डमरू मध्य शब्द है बेटा, ये जल डमरू मध्य कह लो या आप इसको जल संधि कह लो, बात एक ही होती है। जल संधि का मतलब होता है जो दो जलीय भागों को जोड़े, दो जलीय भागों को जोड़े और दो स्थलीय भागों को अलग करे।
दो स्थलीय भागों को अलग करें। तो दो स्थलीय भागों को जोड़ना और दो स्थलीय भागों को अलग करना और दो जलीय भागों को जोड़ना क्या है? जल संधि है। सोनपुर पशु मेला हर साल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला है? सिक्किम है, बिहार है, उड़ीसा है, आसाम है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए। ये कह रहा है सोनपुर का जो पशु मेला है, ये बेटा एशिया का भी सबसे बड़ा पशु मेला है। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बेटा ये। तो एशिया का है तो भारत का भी होगा। और ये बेटा बिहार में लगता है। कहाँ लगता है? सोनपुर जगह जो है वो बिहार में पड़ती है, तो इसका राइट आंसर होगा बिहार। उत्तर प्रदेश में भी एक पशु मेला लगता है बेटा। यूपी का पशु मेला भी बहुत पूछा जाता है। तो यूपी का जो पशु मेला है वो है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला है बेटा और वो आगरा का है। ठीक है, बटेश्वर में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंगूर की खेती, उपज और कटाई को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? विटीकल्चर के नाम से, सेरीकल्चर के नाम से, हॉर्टिकल्चर के नाम से, पिसीकल्चर के नाम से। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। अंगूर की खेती के विषय में क्वेश्चन है कि अंगूर की खेती जो होती है उसका अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, तो देखो बेटा, विटीकल्चर होता है इसका आंसर, अंगूर की खेती से संबंधित है विटीकल्चर। विटीकल्चर। सेरीकल्चर जो है वो बेटा रेशम से संबंधित है, रेशम। हॉर्टिकल्चर बागवानी से संबंधित है और पिसीकल्चर मत्स्य खेती से, मछली पालन से संबंधित है। मछली। तो ये ध्यान रखना कि कौन से कौन सी चीज संबंधित है। आगे देखो, ये कह रहा है कि बेलाडिला की पहाड़ियां बैल के कुबड़ की तरह दिखती हैं। पहाड़ियों की यह श्रृंखला भारत में से किस राज्य में स्थित है? बेलाडिला की पहाड़ियां बैल की तरह दिखती हैं इसलिए इसका नाम बेलाडिला है। केरल, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। तो बेलाडिला की जो पहाड़ियां हैं वो कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कुछ पहाड़ियों को और ध्यान रखना, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि इलायची की पहाड़ियां कहाँ हैं? आंसर करना है आपको केरल। आपसे पूछा जा सकता है मिजो पहाड़ियां कहाँ हैं? आंसर करना है मिजोरम। आगे पूछा जा सकता है नागा पहाड़ियां कहाँ हैं? आंसर करना है नागालैंड। ठीक है। गारो खासो जैंतिया की पहाड़ियां कहाँ हैं? मेघालय। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अगला देखिए, भारत में जनगणना संगठन के लिए सर्वोच्च पद कौन सा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उप महाराष्ट्र जनगणना अधिकारी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त भारत। बताइए आप, सर्वोच्च पद कौन सा होगा इसमें? इसका राइट आंसर होगा बेटा महाराष्ट्र और जनगणना आयुक्त भारत। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। पता होगा आपको 1872 में जनगणना शुरू हुई थी भारत के अंदर, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। नियमित जनगणना, रेगुलर जो सेंसस हुआ है,
अगर वो पूछे तो आंसर करना है लॉर्ड रिपन। ठीक है, ये 2 पॉइंट भी ध्यान रखना। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कुमार संभव निम्नलिखित में से किस लेखक की साहित्यिक कृति है। कुमार संभव जो है वो किस लेखक ने लिखा है। महाकवि कालिदास, कलहन, महादेवी, भारवी। बताइए क्या आंसर होना चाहिए इसका। कुमार संभव किसने लिखा है। राइट आंसर है बेटा ऑप्शन ए, कुमार संभव किसने लिखा है, कालिदास। कालिदास ने कुछ और भी लिखे हैं जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम। मेघदूत भी लिखा है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। रघुवंशम भी लिखा है। कालिदास को बेटा भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। यूरोप के अंदर एक नाटककार था शेक्सपियर, तो जैसे यूरोप के अंदर अच्छे अच्छे नाटक शेक्सपियर ने लिखे, वैसे ही नाटक लिखे भारत के अंदर कालिदास ने। तो कंपैरिजन कर दिया गया है। कालिदास जो थे, यहां से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कालिदास की नगरी किसको कहा जाता है। तो आंसर करना है उज्जैन की नगरी भी कहा जाता है। महाकाल की नगरी भी कहा जाता है क्योंकि महाकाल मंदिर उज्जैन में ही है, क्षिप्रा नदी के किनारे है महाकाल मंदिर। ठीक है, कलहन जो थे ना, इन्होंने भी एक किताब लिखी थी, उसका नाम था राज तरंगिणी। इस बुक के अंदर कश्मीर का इतिहास है। और कश्मीर को अशोक ने बसाया था, सम्राट जो अशोक था ना मौर्य डायनेस्टी में, उसने बसाया था। महादेवी वर्मा नाम है इनकी। एक प्रसिद्ध रचना ध्यान रखना यामा है। और भारवी ने भी एक रचना की और उस रचना का नाम है किराता जुनियम। तो ये महादेवी वर्मा की यामा और भारवी जी की किराता अर्जुनियम राजतरंगिनी कलहन की है, लेकिन क्वेश्चन कुमार संभव का था, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस 25 जून को 5 जून, बताइए आप क्या आंसर होना चाहिए इसका। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन बी, 23 अप्रैल। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाया जाता है। संविधान हत्या दिवस अगर पूछे तो 25 जून, और संविधान दिवस पूछे, अगर आपसे संविधान दिवस पूछा जाए तो 26 नवंबर। ठीक है, हाँ। और 5 जून तो आप जानते ही हो पर्यावरण दिवस होता है, विश्व पर्यावरण दिवस। ये विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है, हाँ। आगे देखिए। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य के कुछ हिस्सों में 400 साल पहले नहर सिंचाई की एक स्थानीय एक लोकल सिस्टम विकसित हुआ था जिसे कुलह कहा जाता था। ये हिमाचल प्रदेश का है, गुजरात का है, केरल का है, कर्नाटका का है। बताइए आप क्या आंसर होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। ये पहाड़ों पर सिंचाई करने की एक पद्धति है। पहाड़ों पर जो हिमनद होते हैं, ग्लेशियर होते हैं, उन ग्लेशियर के पानी को एक छोटी छोटी सी नहर बना करके ये सभी लोग मिलकर काम करते हैं। उन नहरों के माध्यम से उनमें से पानी को ले लेकर के आते हैं। उस प्रथा को कहा जाता है कुलह प्रथा। तो जितने भी पहाड़ी राज्य हैं उनमें ये चीज देखने को मिलती है, सिंचाई की ये व्यवस्था में देखने को मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जनसंख्या में वृद्धि को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? किसी देश की शहरी क्षेत्रों में रहने वाली आनुपातिक जो जनसंख्या है उसे क्या कहा जाता है? शहरीकरण कहा जाता है। ठीक है, शहरीकरण। औपनिवेशीकरण का मतलब होता है किसी देश पर कब्जा कर लेना, किसी देश पर कब्जा कर लेना। जैसे हम आपसे कहें 1947 से पहले भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ब्रिटेन का उपनिवेश था। ठीक है, आगे देखिएगा। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको का पंजीकृत कार्यालय, जो रजिस्टर्ड ऑफिस है इसका, वो कहाँ है? भुवनेश्वर में है, नुनमती में है, रायपुर छत्तीसगढ़, डिगबोई असम में? बताइए। राइट आंसर है बेटा ऑप्शन ए, भुवनेश्वर उड़ीसा। नालको कंपनी यहीं पर स्थापित है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो यही। ठीक है, ये जो डिगबोई असम है बेटा, यहाँ भारत की पहली रिफाइनरी बनी थी, भारत की पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई, भारत की पहली तेल रिफाइनरी यहीं पर लगाई गई थी, डिगबोई आसाम के अंदर। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? में है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है, पेरिस में है, जिनेवा में है? बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय है आपका बेटा स्विट्जरलैंड। अन्य ठंडे क्षेत्रों से कई प्रवासी पक्षी भारत आते हैं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ये स्थित है? तो ये अभ्यारण्य गोंडा में है, बलिया में है, संत कबीर नगर में है, एटा में है? बताइए आप। हाँ, आंसर है बेटा ऑप्शन बी, बलिया के अंदर है, सुरहाताल प्रसिद्ध अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पेशेवर नेटवर्किंग और नौकरी तलाशने के लिए सबसे उपयुक्त है? एक वेब प्लेटफॉर्म है जिसपे प्राइवेट नौकरी हमें देखने को मिल जाती है, कहाँ कहाँ पे कौन सी नीड है। तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम है लिंक्डइन, ऑप्शन सी, लिंक्डइन। ठीक है, हाँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में भदोई निम्नलिखित में से किस कला के लिए प्रसिद्ध है? साड़ी बुनाई के लिए, कालीन बुनाई के लिए, चमकीले मिट्टी के बर्तनों के लिए, चिकनकारी के लिए? किसके लिए प्रसिद्ध है भदोई? आंसर है बेटा ऑप्शन बी, कालीन बुनाई के लिए। ठीक है, साड़ी बुनाई चुनाई जो है, ये बुनाई है, चुनाई नहीं है। तो ये कहाँ की है? बनारस की। चमकीले मिट्टी के बर्तन कहाँ? खुर्जा बुलंदशहर के। और चिकनकारी है बेटा लखनऊ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राज्य वृक्ष है? बताइए आप। बांज है, अशोक है, बांस है, बरगद है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, बरगद। ये भारत का भी है, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है। बांस बेटा सबसे ऊंची घास होती है। अगर आपसे सबसे ऊंची घास अगर पूछी जाए कि सबसे ऊंची घास क्या है, तो आपको टिक करना है बांस है। तो बांस का जो पौधा होता है वो घास की प्रजाति के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन का मुझे आंसर आप कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, इसका क्या सही होगा। तो ये
क्वेश्चन मैं आपको कमेंट के लिए बता रहा हूँ, उस पर मुझे कमेंट करके बताइएगा। कल की क्लास में इसी 21 नंबर के क्वेश्चन से कंटिन्यू करूंगा। तो जितने भी क्वेश्चन PYQ हैं उन सारे क्वेश्चंस को आपको करा दिया गया है। तो 21 क्वेश्चन मुझे कमेंट करके बताइएगा और कल यहीं से हम इसको स्टार्ट करेंगे। जय हिंद।